राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं शॉक का क्विक रिवीजन, जैसे कि हमने पिछली बार किया था हेमरेज का। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। वी आर रिवाइजिंग दिस फ्रॉम क्विक रिव्यू बुक ऑफ हर्ष मोहन। सो स्टार्ट करते हैं। शॉक डेफिनेशन। सबसे पहले तो शॉक की डेफिनेशन। Shock is an life-threatening clinical syndrome of cardiovascular collapse characterized by। समझते पूरी चीज़ को रिवाइज करेंगे, सिर्फ रिवीजन नहीं, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे ताकि जितना हमने अभी सुना है इस लेक्चर के दौरान, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें हमें लेक्चर एंड तक याद रह जाएं। सो शॉक है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा क्लिनिकल सिंड्रोम है जो हमारी लाइफ पर एक अफेक्ट कर सकता है, बहुत बड़ा ऐसा वाला क्लिनिकल सिंड्रोम है ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। सिंड्रोम वर्ड आता है यानी कि यहाँ पर मल्टी ऑर्गन सिस्टम्स है वो इन्वॉल्व होगी। यह किसकी वजह से मेनली होगा? कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स की वजह से। यानी कि जो हार्ट है जो पंप करता है और ब्लड वेसल्स तक जो ब्लड पहुंचता है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कोलैप्स हो जाएगा, उसकी वजह से शॉक होता है। So basically, shock is a life-threatening condition, clinical syndrome of cardiovascular collapse characterized by hypotension and hypoperfusion। ये डेफिनेशन है। अब हाइपोटेंशन मतलब क्या? हाइपोटेंशन इज एन एक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम है पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें इफेक्टिव रिडक्शन, कोई ना कोई वजह से उस ब्लड वॉल्यूम में रिडक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन होता है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम का कम होना। हाइपोटेंशन इज ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना। दूसरा है हाइपोपरफ्यूजन। इसका मतलब है एन इनएडुकेट परफ्यूजन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़, यानी कि सेल्स और टिश्यूज़ तक इनएडुकेट परफ्यूजन हो रहा है, यानी कि ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में पहुंच नहीं रहा है, जितना एक सेल को रिक्वायर्ड है उतना उस तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है। इसको बोलते हैं इनएडुकेट परफ्यूजन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़, जिसको बोलेंगे हम हाइपोपरफ्यूजन। सो डेफिनेशन आई होप क्लियर होगी। Shock is a life-threatening clinical syndrome of cardiovascular collapse characterized by an acute reduction of an effective circulating blood volume यानी कि hypertension and an inadequate perfusion of cells and tissues यानी कि hypoperfusion। If uncompensated, this mechanism may lead to impaired cellular metabolism, production and release of damage-associated molecular patterns and death। अगर इसको कंपेंसेट ना किया जाए, यानी कि अप टू द हेमरेज में हमने देखा था 20% तक का जो ब्लड लॉस है वो बॉडी की कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से कंपेंसेट हो जाता है, लेकिन अगर उस कंडीशन में या फिर उससे ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में अगर उसको कंपेंसेट ना किया जाए, शॉक को कंपेंसेट ना किया जाए, तो ये मैकेनिज्म की वजह से हाइपोटेंशन हाइपोपरफ्यूजन की वजह से जो ब्लड वॉल्यूम कम है, सेल्स और टिश्यूज़ तक वो ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तब क्या होगा? सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, ठीक से काम नहीं करेंगे सेल्स, अपनी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं रख पाएंगे। प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, यानी कि डेंजर सिग्नल होगा एक यहाँ पर डैम्प DAMP डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स है वो सेल प्रोड्यूस करेगी और उसको रिलीज़ करेगी और लास्ट में डेथ हो जाएगी। सो ये सारी चीज़ें हो उससे पहले हमें शॉक को कंपेंसेट करना होगा। दस बाय डेफिनेशन true or secondary shock is a circulatory imbalance between oxygen supply and oxygen requirements at the cellular level and is also called circulatory shock. This is the type which is commonly referred to as shock if not specified. तो यहाँ पर क्या बताया है कि अगर ट्रू शॉक या फिर सेकेंडरी शॉक स्पेसिफाई ना किया जाए, यानी कि दो टाइप के शॉक होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी शॉक, जिसको हम इन डिटेल में नोट्स के साथ देखेंगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी रिवीजन वीडियो के लिए आप ये याद रखो कि जो सेकेंडरी शॉक है जिसको हम ट्रू शॉक बोलते हैं, उसमें क्या होता है? सर्कुलेटरी इम्बैलेंस होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं है जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है सेल्यूलर लेवल पे, यानी कि किसी को जितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है
उसको वो चीज़ मिल रही है लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल रही है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन इज टेलिंग टू अस कि सर्क्यूलेटरी इम्बेलेंस है बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एट सेल्यूलर लेवल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्क्यूलेटरी शॉक, और इसीलिए इसको हम सर्क्यूलेटरी शॉक भी बोलते हैं। दिस इज अ टाइप विच इज़ कॉमनली रिफर्ड टू एज शॉक, यानी कि ये एक ऐसा टाइप है, या ट्रू शॉक बोलो, सेकेंडरी शॉक बोलो, एक ऐसा टाइप है जिसको हम जनरली रिफर्ड करते हैं विथ द टर्म शॉक, अगर स्पेसिफाई ना किया जाए कि प्राइमरी है या सेकेंडरी। तो ये बात हुई डेफिनेशन और थोड़े बहुत इंट्रो की। अब आते हैं टाइप्स और etiology पे। Types and etiology. Although in a given clinical cases, two or more factors may be involved in causing true shock, a simple etiologic classification of shock syndrome divides it into following three major types. Beside, there are few variant forms. अब यहाँ पर जो गिवन क्लिनिकल केसेस हैं, यहाँ पर मतलब जो शॉक के टाइप्स दिखाए गए हैं उसमें से एक साथ 2 या 3 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इन ट्रू शॉक। सिंपल इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर शॉक सिंड्रोम का देखें तो वो 3 मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है और उसके अलावा भी उसके कुछ वेरिएंट्स हैं। फर्स्ट है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सेकंड है कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड है सेप्टिक या फिर टॉक्सेमिक शॉक, और फोर्थ इज अदर टाइप्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम है जो ब्लड का वो कम होगा। तो दिस फॉर्म ऑफ शॉक रिजल्ट्स फ्रॉम inadequate circulatory blood volume by various etiological factors that may be either hemorrhage or from loss of plasma volume alone। जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है उसमें क्या होगा कि जो शॉक होगा वो होगा क्योंकि सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में उसमें वो ब्लड वॉल्यूम ही इनएडिक्वेट होगा, कम होगा, प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होगा, जिसकी वजह से टिश्यूज़ तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा और हाइपर परफ्यूजन होगा। तो हाइपोटेंशन है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ही कम है। वॉल्यूम क्यों कम है, क्योंकि कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि लॉस हो चुका है वॉल ब्लड का, रेड सेल मास एंड प्लाज्मा, पूरा ब्लड लॉस हो रहा है फ्रॉम हिमरेज, कोई हिमरेज कंडीशन है या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम है वो अकेला लॉस हो रहा है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। देखो, ये क्लासिफिकेशन एंड एटियोलॉजी ऑफ शॉक। पहला है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। किस वजह से हुआ? शॉक में 2 चीज़ें कॉमन है, हाइपोटेंशन एंड हाइपोपरफ्यूजन। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो हाइपोटेंशन और हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में वॉल्यूम ही नहीं है, इसकी वजह से ये दोनों चीज़ें हो रही है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ये चीज़ें किसी इटियोलॉजी, कौन सी इटियोलॉजी से रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एक्यूट हिमरेज हुआ, किसी भी पर्सन को कोई एक्सीडेंट की वजह से एक्यूट हिमरेज हुआ, ब्लड लॉस हो गया और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट चला गया। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट। दूसरा है, जैसे कि हमने देखा कि या तो यहाँ पर फुल ब्लड लॉस होगा, यानी कि रेड सेल मास प्लस प्लाज्मा, या फिर सिर्फ प्लाज्मा लॉस होगा। तो दूसरा है डिहाइड्रेशन फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया, यानी कि बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है, प्लाज्मा लॉस हो रहा है। दूसरा है डिहाइड्रेशन फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया। तीसरा है बर्न्स में भी क्या होगा, ऊजिंग आउट ऑफ प्लाज्मा लॉस होगा, यहाँ पर भी बर्न्स। एक्सेसिव यूज़ ऑफ डायूरेटिक्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिर से बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है। और फिफ्थ है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन, एक्यूट कंडीशन। तो ये सारी एटियोलॉजीज है जो रिस्पॉन्सिबल है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए। अब हमने देखा हाइपोवॉल्यूमिक से शॉक। दूसरा है कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक में देखते हैं एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर विद सडन फॉल इन कार्डियक आउटपुट फ्रॉम एक्यूट डिसीज ऑफ द हार्ट विदाउट एक्यूट रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यानी नॉर्मो वॉल्यूम, या रिजल्ट्स इन कार्डियोजेनिक शॉक। क्या होगा यहाँ पर, कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई है, इतना नाम से हमें पता चलता है। यहाँ पर है एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर, यानी कि कोई एक्यूट रीजन की वजह से, एक्यूट इटियोलॉजी की वजह से जो सर्कुलेटरी फेलियर है वो होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का फेलियर हो जाता है। सडन फॉल इन कार्डियक आउटपुट, सडन फॉल हो जाता है कार्डियक आउटपुट का, यानी कि जो कार्डियक आउटपुट हो रहा है, जो ब्लड है वो आउटपुट में निकल रहा है और ऑर्गन्स और सेल्स तक पहुंच रहा है, वो कम हो रहा है इन एक्यूट डिसीज
ऑफ हार्ट, यानी कि एक्यूट डिसीज है कोई भी हार्ट का जिसकी वजह से जो कार्डियक फेलियर हो रहा है और कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम है वो उतना ही है, ब्लड लॉस नहीं हुआ है लेकिन नॉर्मल वॉल्यूम या है, यानी कि यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि हार्ट ठीक से किसी भी एक्यूट कंडीशन की वजह से कार्डियक फेलियर हुआ, हार्ट डिसीज की वजह से कार्डियक आउटपुट कम आ रहा है, उसकी वजह से ब्लड है, हाइपोटेंशन है। लेकिन क्यों है? क्यों नॉर्मल वॉल्यूम होने के बाद भी हाइपोटेंशन है, क्यों? और हाइपोपरफ्यूजन है क्योंकि हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, हार्ट आउटपुट ठीक से नहीं दे पा रहा। तो अगर आउटपुट नहीं है तो जो सेल्स तक इनपुट पहुंच रहा है वो भी कम होगा, रिजल्ट्स इन कार्डियोजेनिक शॉक। I hope it would be clear कि acute circulatory failure with sudden fall in cardiac output from acute disease of the heart without actual reduction of blood volume, normal volume या results in cardiogenic shock। ये चीज़ें हैं सेकेंड इसकी। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं। अब देखो, जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसमें नॉर्मल वॉल्यूम है लेकिन फिर भी हाइपोटेंशन हाइपोपरफ्यूजन हो रहा है। क्यों? इसके 3 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है डेफिशिएंट एम्प्टीइंग, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो हार्ट एम्प्टी होना चाहिए प्रॉपरली वो एम्प्टी नहीं हो पा रहा है, डेफिशिएंट एम्प्टीइंग। उसके एग्जांपल्स है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, कार्डियोमायोपैथीज, रप्चर ऑफ हार्ट वेंट्रिकल और पेपिलरी मसल्स, डी इज कार्डियक एरिथमियास। फिर दूसरा है डेफिशिएंट फीलिंग, या तो कोई प्रॉब्लम है हार्ट में जिसकी वजह से उतना ब्लड हार्ट तक नहीं आ रहा है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंट फीलिंग, यानी ब्लड आ नहीं रहा तो आउटपुट कैसे बढ़ेगा, तो फीलिंग में ही कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। और दूसरा है फीलिंग भी प्रॉपर है, एम्प्टी भी प्रॉपरली हो रहा है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है इन द आउटफ्लो, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बॉल वाल थ्रोम्बस, टेंशन, न्यूमोथोरेक्स एंड डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म। ये बात हुई 3 पॉइंट्स इटियोलॉजी ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, सेप्टिक शॉक। इसको हम बोलेंगे टॉक्सेमिक शॉक। दोनों चीज़ें आप बोल सकते हैं, सेप्टिक शॉक या फिर टॉक्सेमिक शॉक। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया इंक्लूड सेप्टिक शॉक, induce septic shock. It may be the result of gram-negative septicemia, endotoxic shock, or from gram-positive septicemia, exotoxic shock. तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर सेप्टिसीमिया की वजह से होता है सेप्टिक शॉक। यहाँ पर क्या होगा? इट मे बी रिजल्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, एंडोटॉक्सिक या फिर एक्सोटॉक्सिक शॉक। अब इसको कैसे याद रखें? एन 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 एन, ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिक शॉक, ग्राम पॉजिटिव एक्सोटॉक्सिक शॉक। फंगी में रेयरली बी द कॉज, स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल। फंगी है वो बहुत रेयर कॉज होगी सेप्टिक या फिर टॉक्सेमिक शॉक में, और ये कंडीशन या फंगी है वो कॉज कब होगी? स्पेशली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी कम है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, उस वाले पेशेंट में हो सकता है कि सेप्टिक शॉक है वो फंगी की वजह से भी हो। अदर टाइप्स हैं, इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में है सेप्टिक शॉक में फर्स्ट ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, एंडोटॉक्सिक शॉक 62%। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, ई कोलाई, हीमोफाइलस। फिर सेकंड है ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, एक्सोटॉक्सिक शॉक 47%। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, एंटेरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। फिर है फंगी 19%, मोस्ट कॉमन कैंडिडा स्पीसीज की वजह से। तो ये बात हुई 3 मेजर टाइप्स की शॉक की, जिसमें हमने देखा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक। अब अदर टाइप्स है जिसमें लिख सकते हैं आप ट्रॉमेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड हाइपोएड्रिनल शॉक। तो ये बात हुई टाइप्स इन इटियोलॉजी। हमने सारे टाइप्स देख लिए, हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक, और अदर्स में ट्रॉमेटिक, न्यूरोजेनिक एंड हाइपोएड्रिनल। फिर उसकी इटियोलॉजी भी देख ली कि हाइपोवॉल्यूमिक में क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एक्यूट हिमरेज, डिहाइड्रेशन फ्रॉम वॉमिटिंग एंड डायरिया, बर्न्स, एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। सेकेंड होगा हमारा कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें हमने देखा 3 चीज़ें हो सकती है, डेफिशिएंट एम्प्टिंग, डेफिशिएंट फीलिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो। डेफिशिएंट एम्प्टिंग में मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियोमायोपैथीज, रप्चर ऑफ हार्ट वेंट्रिकल और पेपिलरी मसल्स एंड कार्डियक एरिथमियास। डेफिशिएंट फीलिंग में कार्डियक टेम्पोनेट फ्रॉम हीमोपेरिकार्डियम एंड ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो में पल्मोनरी एम्बोलिज्म, बॉल वाल थ्रोम्बस, टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, डाइसेक्टिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म।
सेप्टिक शॉक है, उसमें दो रीज़न, ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया एंडोटॉक्सिक 62%, ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया एक्सोटॉक्सिक 47%। ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल में कौन से होंगे, मेजरली ई कोलाई, स्यूडोमोनास, हीमोफाइलस। पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड एंटेरोकोलाई। फंगाई मोस्ट कॉमन कौन सा है, कैंडिडा स्पीसीज, और फंगी है वो रेयरली है, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक होगा। कंप्लीट टाइप्स एंड एटियोलॉजी। नाउ pathogenesis of shock. In general, all forms of shock involve following three derangement, यानी कि सारे टाइप्स के शॉक में तीन डिरेंजमेंट मेजरली इन्वॉल्व होती है पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक में। देखते हैं कौन कौन सी। फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, यानी कि जो ब्लड वॉल्यूम है जो सर्कुलेट होता है उसमें रिडक्शन। रिड्यूस्ड इफेक्टिव, कितना रिडक्शन, उतना कम नहीं, इफेक्टिव यानी जो कोई इफेक्ट डाल सके बॉडी पे। रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टिश्यूज विथ रिजल्टेंट एनोक्सिया। अब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टिश्यूज विथ रिजल्टेंट एनोक्सिया, जिसका रिजल्ट क्या होगा, एनोक्सिया, यानी ब्लड तक सेल्स एंड टिश्यूज तक उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से एनोक्सिया हो जाएगा। थर्ड इज इन्फ्लामेटरी mediators and toxins released from shock induced cell injury। अब शॉक की वजह से सेल इंजरी हुई है, बॉडी सेल में ब्लड ना पहुंचने की वजह से सेल बॉडी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और टॉक्सिन्स रिलीज कर रही है आफ्टर दिस शॉक इंड्यूस्ड सेल्युलर इंजरी। ये थर्ड पॉइंट है। This derangement initially set in compensatory mechanism discussed below, but eventually a viscous cycle of cell injury and severe cellular dysfunction lead to breakdown of organ function। ये सारी डिरेंजमेंट है वो इनिशियली किसी ना किसी कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से ठीक हो रही है, लेकिन इवेंचुअली मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे सेल इंजरी है वो बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाती है, उसकी साइकिल मतलब बहुत बढ़ जाती है और सीवियर सेल्यूलर डिस्फंक्शन हो जाता है, यानी मल्टीपल सेल्यूलर डिस्फंक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से सेल डिस्फंक्शन, टिश्यू डिस्फंक्शन, ऑर्गन डिस्फंक्शन लीड टू ब्रेक डाउन टू ऑर्गन फेलियर, यानी कि उसकी वजह से ऑर्गन फेलियर भी होता है अल्टीमेटली। फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, क्या है फर्स्ट पॉइंट हमारा, रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। दिस में रिजल्ट बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, कोई यानी कि कोई ये दो भी कोई में से एक चीज़ में ये हो सकता है रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, जैसे कि फर्स्ट बाय एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम एज ऑकर इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जैसे कि हमें इफेक्टिवली दिख रहा है कि ब्लड वॉल्यूम है वो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है इन द केस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उस कंडीशन में या फिर उस मैकेनिज्म में ये हो सकता है, या फिर बाय डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट विदाउट एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम एज इन कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक, यानी कि ये चीज़ तीनों शॉक में आपको देखने को मिलती है। बेसिकली एक्चुअल ब्लड लॉस है फिर भी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है फिर भी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट दोनों चीज़ों में, कार्डियोजेनिक शॉक में भी और सेप्टिक शॉक में भी, तो तीनों शॉक में ये कंडीशन आपको कैसे देखने को मिलेगी, समझ में आ गया। फिर सेकेंड पॉइंट इज इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन, पहले ही बताया था कि ब्लड नहीं है तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचता है तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, तो टिश्यू में ऑक्सीजनेशन है वो भी खराब हो चुका है, ठीक से नहीं हो रहा है, तो इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। Following reduction in the effective circulating blood volume from either of the above two mechanism and from any of the etiologic factor, there is decreased venous return to the heart, resulting in decreased cardiac output। अब साइकिल को समझो, देखो रिडक्शन इन इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, फिर कोई भी मैकेनिज्म से चाहे हुआ हो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड से हुआ या फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट से हुआ हो इन कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक, फिर कोई भी एटियोलॉजी की वजह से हुआ हो, हमने एटियोलॉजी भी देखी थी जैसे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में फॉर एग्जांपल एक्यूट हिमरेज, तो कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, कोई भी मैकेनिज्म की वजह से ब्लड वॉल्यूम है वो कम हुआ, जिसके कारण वीनस रिटर्न डिक्रीज हुआ, यानी कि अब ब्लड वॉल्यूम सेल तक उतना नहीं जा रहा है तो फिर रिटर्न जो हो रहा है वो वीनस रिटर्न भी उतना नहीं होगा, तो उसमें भी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज्ड वीनस रिटर्न टू द हार्ट रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, जिसकी वजह से फिर से कार्डियक आउटपुट कम हुआ, तो ये साइकिल रिपीट होती रहती है। दिस
कॉन्सिक्वेंटली कॉजेस रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स। और ये साइकिल रिपीट होने की वजह से कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गन तक उतना नहीं पहुंचेगा। रिड्यूस्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड हैंस टिश्यू एनोक्सिया ऑकर्स विच सेट्स इन सेल इंजरी। और जिसकी वजह से टिश्यू में एनोक्सिया होगा और सेल इंजरी का कॉज बनेगा, सेल इंजरी होगी इन शॉर्ट। फिर थर्ड है रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो, सबसे पहले रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बाय आइदर ऑफ द मैकेनिज्म। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में एक्यूट ब्लड लॉस हो या फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो कार्डियोजेनिक शॉक में और सेप्टिक शॉक में। फिर इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन, जिसमें सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो कम हुआ, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम हुआ, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हुआ, और कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, ऑक्सीजन है वो ऑर्गन्स तक उतना नहीं पहुंच रहा है, ना ही टिश्यूज़ तक और ना ही सेल्स तक, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेल इंजरी। रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। अब सेल इंजरी हुई तो क्या होगा, इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है वो सेल रिलीज करेगा। In response to cellular injury, innate immunity of the body gets activated as a body defense mechanism। जो बॉडी की innate immunity है वो एक्टिवेट हो जाती है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में, एंड कॉजेस रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को रिलीज करती है। बट इवेंचुअली दिस एजेंट्स देमसेल्फ बिकम द कॉज ऑफ सेल इंजरी। लेकिन इवेंचुअली ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो सेल को प्रोटेक्ट करना चाहता है फर्दर इंजरी से, ये अपने आप में ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर कॉज बन जाते हैं उसको और ख़राब करने का। मतलब देखो, इन रिस्पॉन्स टू सेल इंजरी innate immunity of the body gets activated as a body defense mechanism and cause release of inflammatory mediators। inflammatory mediators release हुए defense mechanism से, but eventually these agents themselves become cause of cell injury। लेकिन eventually मतलब further आगे जाके यही सेल इंजरी का कारण बन जाता है। कैसे? एंडोटॉक्सिन्स एंड बैक्टीरियल मीडिएटर्स endotoxins in bacterial wall in septic shock stimulate massive release of pro-inflammatory mediators। यानी कि जो एंडोटॉक्सिन्स है बैक्टीरियल वॉल में सेप्टिक शॉक में वो स्टिम्युलेट करेंगे प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर साइटोकाइनिन्स का रिलीज होना। बट अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ दिस एजेंट टेक्स प्लेस इन लेट स्टेज ऑफ शॉक। लेकिन ये सिमिलर प्रोसेस है वो लेट स्टेज ऑफ शॉक में भी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर आपको सेल इंजरी में से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए फ्रॉम अदर कॉज। सीवियर प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज। बहुत सारे प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है, सेवरल प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वो भी रिलीज होते हैं फ्रॉम मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज, अदर ल्यूकोसाइट्स एंड अदर बॉडी सेल्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग साइटोकाइन ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 IL-1, ये भी सारी चीज़ें रिलीज होती हैं। तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और इसकी वजह से फिर फर्दर शॉक में ऑर्गन फेल्यूर होगा। अब देखेंगे आगे, बतानी हूँ डिटेल में। इतना होप कि यहाँ तक की मैकेनिज्म क्लियर है कि सेल इंजरी हुई उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए। ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो लेटर स्टेज ऑफ शॉक में हो रहे हैं वही सारी चीज़ें सेप्टिक शॉक में स्टार्टिंग से हो रही है। वो स्टार्टिंग से साइटोकाइनिन्स को, TNF अल्फा को यानी कि ट्यूमर नेक्रोसाइजिंग फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन 1 फैक्टर को रिलीज़ करवा रहा है। तो एक चीज़ स्टार्टिंग से हो रही है, एक वो एंडिंग में शॉक के एंड में बॉडी करवा रही है। बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को दोनों मिलकर बॉडी को डिस्ट्रक्ट ही कर रहे हैं एट दी एंड। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। नाउ फ्रॉम पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो ये हमने एक जनरल पैथोलॉजी देखी, पैथोजेनेसिस देखी, जिसमें हमने देखा कि 3 स्टेप्स है: रिड्यूस डिफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन एंड रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। यहाँ तक हमने कॉमन पैथोलॉजी देखी। अब पर्सनल पैथोलॉजी देखते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की पैथोजेनेसिस क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक की क्या है, सेप्टिक शॉक की क्या है, और फिर उसके स्टेजेस। तो ये हम पार्ट 1 रखते हैं रिविजन वीडियो का। पार्ट 2 में ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।